दोस्तों, संथाल परगना में आजकल जमीन खरीद फरोख्त का मामला काफी ज्यादा प्रचलन में है। लोग ऐसी जमीनें ढूंढते हैं जो सस्ती हो, किफायती हो और उनको अच्छे दामों में मिल जाए। उस भविष्य से उनको कोई लेना देना नहीं है, सुरक्षित है भी या फिर नहीं है। लोग रईती किस्म को जमीनों को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली जमीनें हैं। पर क्या इस प्रकार की जमीनें आपको खरीद लेनी चाहिए? अगर आप इस प्रकार की जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या सही डिसीजन ले रहे हैं? अगर आपने इस प्रकार की जमीनें खरीद ली है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इस प्रकार की जमीनों का क्या भविष्य है, क्या इस प्रकार की जमीनों पर हमको पैसा लगाना चाहिए। पूरे वीडियो को देखो, इसको बिल्कुल मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा लेना ताकि भविष्य में आने वाली और भी वीडियोस, इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रईती किस्म की जमीन आखिर होती क्या है। दोस्तों, हमारे देश में पहले जमींदारी प्रथा हुआ करते थे और जमींदारी प्रथा जब थी उस समय किसान जो है जमींदार के अंतर्गत थे और किसान जो है सारे जमींदारों का खेत जोता करते थे। उसके लिए जमींदारों से थोड़ा सा हिस्सा किसानों को अनाज का मिलता था और उसी से लोग गुजर बसर करते थे। लेकिन धीरे धीरे जमींदारी प्रथा खत्म हो गई और जितने भी खेतिहर जमीनें थी वो किसानों के हक में आ गई। अब किसानों के हक में आने के बाद इस पर सर्वे अभियान चलाया गया। सबसे पहले वुड सर्वे चला, फिर मैकफरसन सर्वे चला और फाइनल जो सर्वे चला वो केंजल सर्वे चला। लेकिन जब वुड सर्वे चला था उसी समय जमीन को कैटेगराइज कर दिया गया था धानी और बाड़ी में। धानी में भी दो किस्म की थी, धानी शैम यानी धानी थर्ड क्लास और धानी फर्स्ट क्लास। और उसी प्रकार बाड़ी जो है, बाड़ी में भी कैटेगराइज कर दिया गया, बाड़ी फर्स्ट क्लास, बाड़ी सेकंड क्लास। इसके बाद वो जो वुड सर्वे चला, वुड सर्वे खत्म होने के बाद जब वुड सर्वे में जितने भी जमा मंदिर रैयत थे, अब बहुत सारे जमा मंदिर रैयत जो मर गए, उनके जितने भी वंशज है उनको फिर मैकफरसन सर्वे में उनका एंट्री कराया गया। और फिर उसी प्रकार जो मैकफरसन सर्वे में जितने भी जमा मंदिर रैयत थे उनके मृत्यु उपरांत बाकी जितने भी उनके लीगल ईयर्स थे उनको गैंजर सर्वे में फिर उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया और वो गैंजर सर्वे में जो जिसका नाम अभी तक दर्ज है वही फुल और फाइनल अभी तक है। हालांकि अभी भी सर्वे अभियान चल जा रहा है जिसको हम लोग तस्दीक सर्वे के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका फाइनलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ, अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया है। अब क्या है, जो गैंजर सर्वे है उसी को हम लोग फुल एंड फाइनल मानते हैं। अब गैंजर सर्वे का जो अभियान था वो 1932 में खत्म हुआ और 1932 के बाद जितने भी रैयत पर्चा में एंट्री किए हुए उन्हीं के जो वंशज हैं वो आज तक जमा मंदिर रैयत के रूप में जाने जाते हैं। अब जो तस्दीक सर्वे चल रहा है उस तस्दीक सर्वे में लोग एंट्री तो करा रहे हैं लेकिन वो अभी फुल एंड फाइनल नहीं है और उसका कोई डॉक्यूमेंट्री वैल्यू भी नहीं है। अगर किसी कोर्ट मुकदमे में अगर आप उस डॉक्यूमेंट को दाखिल करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड डॉक्यूमेंट कौन होगा? जो गैंजर सर्वे फुल एंड फाइनल जो पर्चा था वही आपका वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो आप यहाँ ये जरूर समझ गए होंगे कि जमाबंदी जमीनें होती क्या थी और जमाबंदी जमीनें आखिर आई कैसे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जमाबंदी जो ज़मीनें हैं ये किस प्रकार की ज़मीनें होती हैं, क्या ये हस्तांतरणीय होती हैं या फिर नहीं होती। देखिए, 1949 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ये तय किया गया कि जो संथाल परगना की ज़मीनें हैं वो ज़मीनें खरीद फरोख्त, बिक्री, गिफ्ट, मॉर्गेज और किसी प्रकार का हस्तांतरण एफिडेविट के द्वारा इसको नहीं किया जाएगा, जिसका वर्णन सेक्शन 20 में किया गया है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में। अब रही बात सेक्शन 20 में, जब इस बात को लाया गया तो जितनी भी खेतिहर जमीनें थी उसको हस्तांतरण करने से रोक दिया गया। इसका सिर्फ फायदा जमा मंदिर रैयत के वंशज ही उठा सकते हैं या फिर उसको सरकार ले सकती है। अब क्या है, लोगों का यहाँ प्रचलन हो गया है। हमारे शहर में, देवघर जैसे शहर में काफ़ी मात्रा में ये ज़मीनें हैं। मैं देवघर शहर में रहता हूँ और इस शहर में भी काफ़ी मात्रा में लोग रईती किस्म की ज़मीनें खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं?
एक नादाबी पत्र बनवाकर, कोई एफिडेविट पत्र बनवाकर, कोई दान पत्र बनवाकर इस प्रकार की ज़मीनें खरीद रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार की ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आसानी से लोग विदाउट डॉक्यूमेंटेशन का और किसी प्रकार का चार्ज पे किए बिना उस ज़मीन को आसानी से खरीद लेते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनता है कोर्ट कचहरी के आउटर कैंपस में बनता है, एफिडेविट के द्वारा बना लेते हैं लोग 100-200 रुपये में डॉक्यूमेंट तैयार करके, और ये ज़मीनें जो कि हस्तांतरण कर देते हैं। आप ये खुद सोचो, जो डॉक्यूमेंट 200 रुपये में तैयार हो रहा है और वो ज़मीन हस्तांतरण कर दिया जा रहा है, जबकि सेक्शन 42 में इसका जो हाल है इस ज़मीन का वो बेहाल करने वाला है। जो भी जमाबंदी रैयत हैं, अगर वो चाहें किसी भी इंसान को, अगर वो ज़मीन बेच भी चुके हैं तो जमाबंदी रैयत अगर चाहेगा तो वो क्लेम करके फिर से वो जमाबंदी रैयत की जितनी भी ज़मीनें हैं उसको फौत करा के पुनः वापस कर सकता है। ये सारी प्रक्रिया सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा आसानी से की जा सकती हैं। लेकिन लोग बिना डरे इस प्रकार की ज़मीनें खरीद रहे हैं, कोई बाहुबली बन के खरीद रहे हैं, और कुछ लोग जानबूझ के इस प्रकार की ज़मीनें बेच दे रहे हैं। जो ज़मीन का खरीद फरोख्त करते हैं इस प्रकार की ज़मीनें बेच दे रहे हैं, और उसी जमाबंदी रैयत जिसकी ये ज़मीनें हैं उसको भड़का कर पुनः उस पर केस करा के सारे ज़मीन को वापस कर ले रहे हैं। इस प्रकार का धंधा हमारे शहर में काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और लोग इस प्रकार की ज़मीनों को खरीदने से बिल्कुल भी हिचकते नहीं है। अब आप ये सोचो कि आपको इस प्रकार की ज़मीनें खरीदनी चाहिए भी या फिर नहीं चाहिए। सेक्शन 20 को आपने जान लिया कि इस प्रकार की ज़मीनों को खरीद फरोख्त नहीं हो सकता है। 42 आपने जान लिया है कि कोई भी जमाबंदी रैयत जब चाहेगा उस प्रकार की ज़मीनें को उच्छेदी करा के वापस वो पुनः अपने कस्टडी में ले सकता है, और वो ज़मीन फिर से दोबारा उसकी हो जाएगी। क्योंकि वो खेतिहर ज़मीनें हैं, बिक नहीं सकती, तो उस प्रकार की ज़मीनों पर सिर्फ जमाबंदी रैयत का ही अधिकार होता है। अब लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पे ज़मीन को खरीद रहे हैं। इस प्रकार की ज़मीनों पे काफ़ी लोग अच्छा बिल्डिंग तैयार करके 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला लग्जरियस हाउस खड़ा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को भी देखा गया कि प्रशासन के द्वारा जो ब्लैक लिस्टेड एरिया है वहाँ पे जाके सारे जमाबंदी ज़मीनों पर जो इंक्रोचमेंट किया गया है उस ज़मीनों का इंक्रोचमेंट बुलडोजर चलवा के तोड़ रहे हैं। अब आप ये बताओ, आप एक रिस्की वाली ज़मीन खरीद रहे हो, उस रिस्की ज़मीन में खरीदने के बाद आप उस बुलडोजर से अपना मकान तोड़वाने के लिए तैयार हो, लेकिन एक ऐसी ज़मीन खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो जो लीगल और वैलिड है। रैयती किस्म की ज़मीनें से बेहतर है, जितने में आपको रैयती किस्म की ज़मीनें मिल जाती है उतने में आपको कुछ पैसा अगर आप और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेलेबल टाइप की ज़मीनें मिल जाएंगी। दोस्तों, आज के डेट में जमाबंदी ज़मीनें और रजिस्ट्रेशन वाली ज़मीनें का जो कंपैरिजन करोगे तो बहुत सारी किस्म की रजिस्ट्रेशन वाली ज़मीनें हैं, बकास्त है, कामत है, एले है, इस प्रकार की ज़मीनें, और जो जमाबंदी रैयत वाली ज़मीनें हैं उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग जमाबंदी रैयत वाली ज़मीनों को खरीदना पसंद करते हैं। अब क्या है, जो बकास्त, कामत और एली किस्म की ज़मीनें हैं उसको आप अगर खरीदना चाहो तो उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है और वो उस ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, वहाँ पे लोग आपको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज के डेट में उसका मोटेशन नहीं हो पा रहा है। मोटेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द टाइटल। इस चीज़ को भी आप जान लो कि मोटेशन से किसी प्रकार का टाइटल डिक्लेयर नहीं होता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा टाइटल मिल जाता है तो मोटेशन कभी ना कभी वो होगा ही होगा और इसके ऊपर फैसला लिया ही जाएगा। जिन लोगों ने ये ज़मीन खरीद रखी है उन लोगों का भविष्य क्या होगा, तो इस चीज़ को जानने के लिए मेरे अगले वीडियो में आप बने रहना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं ये जो डिस्कस है अगले वीडियो में करूँगा। तो बेहतर है कि आप आगे वाले सीरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो, आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकोगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में मिलता हूँ आपको सुरक्षित करने के लिए और आपके नॉन सेलेबल ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए। तब तक दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।